नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उस वीर क्रांतिकारी की प्रेरणादायक जीवन यात्रा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका जीवन साहस, त्याग और अटूट देशभक्ति की मिसाल है। उनकी गूंजती हुई आवाज तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन पहन लीजिए, किसी शांत और आरामदायक जगह पर बैठ जाइए और डूब जाइए इस प्रेरणादायक यात्रा में। हम वादा करते हैं कि यह कहानी आपको नई ऊर्जा और जीवन के लिए अनमोल सबक देगी। तो चलिए शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस प्रेरणादायक कहानी को। भाग 1, आग की ज्वाला, बचपन का संकल्प। जब तक मैं सांस लेता हूं, भारत की आजादी की आग मेरे भीतर जलती रहेगी और यह आग मुझे रोक नहीं सकती, न ही कोई बंधन इसे बुझा सकता है। यह वाक्य मानो उस भविष्य के नायक की पहली झलक है जो दुनिया को अपने अदम्य साहस और जोश से चौंकाने वाला था। 1 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक नगर में एक शांत, परंपरागत बंगाली परिवार में जन्मा एक बच्चा था जिसने अपने बचपन से ही अद्वितीय साहस और नेतृत्व की झलक दिखाई। उस बच्चे का नाम था सुभाष चंद्र बोस। कटक का वातावरण उस समय सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना से भरा हुआ था। शहर की संकरी गलियां, मंदिरों की घंटियां और बंगाल की विरासत, सब कुछ उस समय के छोटे सुभाष के चारों ओर एक अजीब सा जादू बिखेर रहे थे। उनके पिता जगन्नाथ बोस एक कठोर परंतु न्यायप्रिय व्यक्ति थे जो अपने बच्चों में अनुशासन और नैतिक मूल्यों की गहरी जड़ें डालते थे। उनकी मां प्रभावती देवी एक कोमल हृदय वाली महिला जिन्होंने सुभाष में संवेदनशीलता और करुणा का बीज बोया। सुभाष बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग थे। उनकी आंखों में एक तीव्र चेतना थी और उनके भीतर सवालों की झड़ी लगी रहती थी। क्यों और कैसे जैसे सवाल उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। स्कूल में शिक्षक उनके तीव्र दिमाग से हैरान रहते। किसी भी विषय पर गहरी सोच और अडिग जिज्ञासा उनके व्यक्तित्व को आकार दे रही थी। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार अंग्रेजों के अत्याचार का अनुभव किया। स्कूल में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता और उनके नियम उन्हें भीतर से बेचैन कर रहे थे। ये बेचैनी धीरे धीरे उनके अंदर स्वतंत्रता की आग जला रही थी। अपने मित्रों से बातचीत में वह अक्सर कहते थे, हम केवल विद्या नहीं सीख रहे, हमें अपने देश के लिए लड़ना भी सीखना होगा। सुभाष का पालन पोषण एक ऐसे घर में हुआ जहां साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का माहौल हमेशा मौजूद था। उनके परिवार में अक्सर राजनीतिक और सांस्कृतिक चर्चाएं होती। जगन्नाथ बोस अपने बच्चों को इतिहास और महापुरुषों की कहानियां सुनाते और प्रभावती देवी उनके बच्चों को अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाती। छोटे सुभाष की दिनचर्या में खेल कूद और पढ़ाई दोनों का संगम था, लेकिन खेल कूद में भी वह केवल खेल नहीं खेलते थे। उनमें नेतृत्व की कला और रणनीति की समझ झलकती थी। अपने मित्रों के बीच वह हमेशा योजना बनाते, बहस करते और निर्णय लेने की क्षमता दिखाते। यही गुण आगे चलकर उन्हें नेतृत्व का अवतार बनाते हैं। एक घटना उनके बचपन की यादों में हमेशा अंकित रही। जब सुभाष केवल 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने स्कूल में ब्रिटिश प्रधानाध्यापक के एक अनुचित आदेश का विरोध किया। स्कूल के अन्य विद्यार्थी डर के मारे चुप रहे, लेकिन सुभाष ने साहस दिखाते हुए कहा, हम अपनी मर्यादा और न्याय के लिए खड़े हैं। यह साहस उनके जीवन की पहली झलक थी कि वह केवल विद्वान नहीं बल्कि देशभक्त और नेता भी बनेंगे। यह घटना उनके घर पर भी चर्चा का विषय बनी और उनके पिता ने गर्व और आशंका के मिश्रित भाव से देखा कि उनका पुत्र साधारण नहीं है। सुभाष के मन में देशभक्ति की ज्वाला धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। किताबों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गहरी समझ विकसित की। वह जान चुके थे कि अंग्रेजों की गुलामी को केवल शक्ति और साहस के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। उनकी शिक्षा ने उन्हें नए दृष्टिकोण दिए। कटक के प्रख्यात रेडिंग स्कूल और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा ने उन्हें केवल साहित्य और विज्ञान नहीं सिखाया, बल्कि राजनीति, दर्शन और इतिहास की गहरी समझ दी। सुभाष के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका आत्मविश्वास और अडिग इच्छा शक्ति।
उनके मित्र और शिक्षक अक्सर उनके दृढ़ विश्वास और नेतृत्व क्षमता से हैरान रहते। उनके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं था और इसी दृढ़ संकल्प के साथ सुभाष चंद्र बोस ने अपने बचपन और किशोरावस्था की यात्रा पूरी की। हर अनुभव, हर चुनौती, हर सवाल उन्हें एक महान नायक की ओर ले जा रहा था, जो न केवल अपनी पीढ़ी को प्रेरित करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। लेकिन यहां से उनकी कहानी केवल बचपन की मासूमियत तक सीमित नहीं थी। आगे का सफर, उनके अदम्य साहस, विदेश यात्रा और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका ने उन्हें नेताजी का गौरवपूर्ण स्थान दिलाया। भाग 2, विद्यार्थी जीवन की आग, आत्मविश्वास की नींव। जो लोग केवल सुरक्षित मार्ग चुनते हैं वे इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वही बनाता है जो अपने डर को पार कर आगे बढ़ता है। सुभाष चंद्र बोस की किशोरावस्था केवल सामान्य अध्ययन और खेलकूद तक सीमित नहीं थी। यह वह समय था जब उनके अंदर साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की आग और भी प्रज्वलित होने लगी। 1902 के दशक की शुरुआत में भारत अंग्रेजों के अधीन था और राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे विभिन्न छात्रों और युवाओं के मन में फैल रही थी। सुभाष उस समय केवल एक विद्यार्थी नहीं थे, वह विचारों के एक तूफान बन चुके थे। कटक के स्कूल में उनका जीवन अत्यंत अनुशासित था। पढ़ाई में उनका जुझारूपन अद्वितीय था। विज्ञान और गणित में उनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन सुभाष केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहे। वह इतिहास और राजनीति में भी गहरी रुचि रखते थे। उनके शिक्षक बताते हैं कि वह अक्सर इतिहास की किताबें छिपाकर रात भर पढ़ते और ब्रिटिश शासन के तरीकों पर सवाल उठाते। एक यादगार घटना उनके छात्र जीवन की गवाही देती है। एक बार उनके सहपाठी अंग्रेज प्रधानाध्यापक के कठोर और अनुचित आदेश से नाराज थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। सुभाष ने साहस दिखाते हुए सभी छात्रों का नेतृत्व किया और आदेश का विरोध किया। उन्होंने कहा, हम डरकर नहीं, समझकर अपनी मर्यादा और न्याय के लिए खड़े हैं। इस छोटे से विद्रोह ने उनके सहपाठियों में विश्वास पैदा किया और शिक्षक वर्ग में उनकी क्षमता की सराहना बढ़ी। सुभाष का परिवार उनके इन गुणों को देखकर गर्वित भी था और चिंतित भी। उनके पिता जगन्नाथ बोस चाहते थे कि उनका पुत्र स्थिर और सम्मानजनक जीवन अपनाए, लेकिन सुभाष के मन में देशभक्ति और साहस की बुलंद इच्छा पहले से ही गूंज रही थी। युवावस्था में उनका जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। 1919 में जब वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला लेने गए तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की ज्वाला पहले से ही भड़क रही थी। छात्र राजनीति संगठनों और क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव उनके मन पर पड़ा। विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों में बिताए गए घंटे, चर्चा मंडल और आंदोलनकारी छात्रों की सभा, सब कुछ उनके दृष्टिकोण को गढ़ रहे थे। उनकी राजनीतिक समझ गहन और दूरदर्शी थी। सुभाष ने महसूस किया कि केवल विरोध और प्रदर्शनों से ही स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसके लिए संगठित योजना, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता है। यही सोच उन्हें अन्य क्रांतिकारी नेताओं से अलग बनाती थी। इस समय उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं और उनके भाषणों को ध्यान से सुना। उनके विचारों और दृष्टिकोण ने सुभाष के मन में नई प्रेरणा और मार्गदर्शन का बीज बोया। उन्होंने देखा कि केवल नारेबाजी या आंदोलन से काम नहीं चलेगा, बल्कि संगठित प्रयास और साहसिक नेतृत्व की आवश्यकता है। सुभाष की युवावस्था में एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका विदेश जाने का निर्णय। उन्हें महसूस हुआ कि विश्व राजनीति, युद्ध और साम्राज्यवादी शक्तियों का अध्ययन करना आवश्यक है। उन्होंने विदेश में शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने का संकल्प लिया। यह निर्णय उनके भविष्य के बड़े साहसिक कार्यों का पहला कदम था। विदेश यात्रा के लिए तैयारी करते हुए सुभाष ने न केवल अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया, बल्कि जर्मनी, इटली और जापान जैसी ताकतवर राष्ट्रवादी शक्तियों के राजनीतिक और सैन्य तरीकों को समझा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। जब वह लौटेंगे तो अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए तैयार रहेंगे। युवावस्था में सुभाष का जीवन केवल संघर्ष और अध्ययन तक सीमित नहीं था। उनका मन हमेशा संगठन और नेतृत्व के अनुभव की तलाश में रहता। उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर छोटे संगठनों और गुप्त क्रांतिकारी दलों का संचालन किया। इस समय उनकी रणनीति, साहस और दूरदर्शिता ने उन्हें सभी साथी छात्रों में अलग स्थान दिलाया। सुभाष की सोच में स्पष्ट रूप से यह भावना थी
कि सत्य और साहस का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग उन्हें महानता और देशभक्ति की ओर ले जाएगा। उनके सहपाठियों और शिक्षकों ने देखा कि सुभाष केवल एक विद्यार्थी नहीं, बल्कि एक नेता और क्रांतिकारी के रूप में तैयार हो रहे हैं। युवावस्था में उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा, अनुभव, साहस और संगठन मिलकर एक व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगला बड़ा मोड़ तब आता है जब वे विदेश यात्रा पर निकलते हैं और उनके जीवन में स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आयाम जुड़ते हैं। उनके साहसिक निर्णय, विदेशी अनुभव और विश्व राजनीति की समझ उन्हें नेताजी के रूप में स्थापित करेंगे। भाग 3, विदेश की धरती पर आजादी का सपना। यदि स्वतंत्रता भीख में मिले तो वह स्वतंत्रता नहीं, उसे तो संघर्ष और बलिदान से अर्जित करना पड़ता है। 1, इंग्लैंड की ओर पहला कदम। 1919 का वर्ष। भारत में असहयोग आंदोलन तेजी से फैल रहा था। हर गली, हर मोहल्ले में देशभक्ति की लहर थी। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने ठाना कि उन्हें ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, परीक्षा देकर विदेश जाना है। उनके पिता जगन्नाथ बोस चाहते थे कि सुभाष एक उच्च अधिकारी बने और अंग्रेज सरकार में सम्मानित स्थान पाए, लेकिन सुभाष के मन में यह लक्ष्य केवल दिखावा था। असल में उनका उद्देश्य था विदेश जाकर अंग्रेजों को गहराई से समझना और उनकी कमजोरी पकड़ना। लंदन पहुंचने के बाद सुभाष ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहां का वातावरण उनके लिए बिल्कुल नया था। इंग्लैंड के राजमहल, संसद भवन की गहमागहमी और ब्रिटिश समाज का ठाट बाट, सब देखकर एक तरफ वह चकित थे और दूसरी तरफ भीतर ही भीतर जल रहे थे। वह सोचते, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे देशवासियों को गुलाम बना रखा है। मैं इनकी भाषा, इनकी राजनीति, इनकी चालाकी सब सीखूंगा और फिर इन्हीं हथियारों से इन्हें हराऊंगा। 2, ACS की सफलता और त्याग। 1920 में उन्होंने ICS परीक्षा दी और शानदार अंकों से सफल हुए। उनके मित्र और परिजन बेहद खुश हुए। पिता जगन्नाथ बोस को लगा कि अब उनका बेटा सरकारी अफसर बन जाएगा और परिवार का गौरव बढ़ाएगा। लेकिन सुभाष का मन बिल्कुल अलग दिशा में था। उन्होंने कुछ महीनों तक सरकारी प्रशिक्षण लिया, मगर हर पल उन्हें यही महसूस हुआ कि यह नौकरी उन्हें अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बांध देगी। एक दिन उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया। यह कदम बहुत बड़ा था। परिवार और मित्रों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पिता ने कहा, सुभाष, तुम इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हो, अब क्यों सब कुछ छोड़ रहे हो? सुभाष ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, पिताजी, गुलामी की नौकरी मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मेरा मार्ग केवल एक है, भारत की स्वतंत्रता। यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी। उन्होंने अपने करियर, सुख सुविधा और भविष्य की परवाह किए बिना देशभक्ति को सर्वोपरि रखा। 3, यूरोप में भारत का संदेश। ICS त्यागने के बाद भी सुभाष इंग्लैंड और यूरोप में कुछ वर्षों तक रहे। उन्होंने वहां भारतीय छात्रों और क्रांतिकारियों से संपर्क साधा। लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में वह भारतीय प्रवासियों से मिले और उन्हें समझाया कि भारत की लड़ाई केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की न्याय की लड़ाई है। वह यूरोपीय नेताओं से भी मिले। उन्होंने जर्मनी, इटली और आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलनों का अध्ययन किया। आयरलैंड में उन्होंने इमोन डी वलेरा जैसे नेताओं से प्रेरणा ली, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। इन मुलाकातों और अनुभवों ने उनके मन में यह विचार और पक्का कर दिया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सैन्य शक्ति दोनों की आवश्यकता है। 4, स्वदेश वापसी, क्रांतिकारी शुरुआत। 1921 में सुभाष भारत लौटे। अब उनका जीवन पूरी तरह से राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित हो चुका था। कलकत्ता पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जनता महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सुभाष गांधी जी से गहराई से प्रभावित थे, लेकिन उनके विचारों में और गांधी जी की नीतियों में अंतर भी था। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर अडिग थे, जबकि सुभाष का मानना था कि अंग्रेजों को केवल अहिंसा से हराना कठिन होगा। उनके भीतर एक आवाज गूंजती थी, आजादी हथियारों और संगठन से ही हासिल होगी।
गांधी जी से मिलने के बाद सुभाष ने चिट्टगांव, कलकत्ता और बंगाल के युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कांग्रेस के युवा धड़े में शामिल हुए और धीरे धीरे उनका नाम एक उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में फैलने लगा। 5. जेल और संघर्ष। 1921 में ही उन्हें अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि वह युवाओं को भड़का रहे हैं और सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। जेल में बिताए दिन सुभाष के लिए कठिन थे, लेकिन यही कठिनाइयां उनकी आत्मा को और भी मजबूत बना रही थीं। जेल से निकलकर उन्होंने बंगाल के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। गुलामी हमें हर दिन मार रही है और आजादी हमें हर दिन बुला रही है। उनकी आवाज में आग थी और उनकी बातों में सच्चाई। धीरे धीरे वह बंगाल से निकलकर पूरे भारत के युवाओं के नेता बन गए। 6. कांग्रेस में उभरता सितारा। 1923 तक सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने लगी। चित्तरंजन दास, CR दास उनके राजनीतिक गुरु बने। उनके मार्गदर्शन में सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम में काम किया और जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर सुधार के अनेक कार्य किए। लोग उन्हें केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि जनसेवक और क्रांतिकारी के रूप में देखने लगे। यहां तक का सफर केवल शुरुआत थी। सुभाष चंद्र बोस अब भारत में राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के तेज उभरते सितारे बन चुके थे। लेकिन आगे उनकी कहानी और भी रोमांचक होने वाली थी। कांग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेद, गांधी जी और अन्य नेताओं से वैचारिक टकराव और अंततः उनका विद्रोही मार्ग जो उन्हें नेताजी बनाएगा। भाग 4, कांग्रेस में उभार, गांधी जी से मतभेद। यदि किसी संगठन में केवल समझौता ही होता रहे तो क्रांति कभी जन्म नहीं ले सकती। क्रांति के लिए टकराव जरूरी है। 1. कांग्रेस में युवा नेता का उदय। 1920 का दशक। भारत में स्वतंत्रता की लहर तेजी से बढ़ रही थी। गांधी जी का नेतृत्व देश भर में लोकप्रिय हो चुका था। हर गांव, हर कस्बे में सत्याग्रह, बहिष्कार और असहयोग का बिगुल बज चुका था। इसी दौर में कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नया चेहरा उभर रहा था, सुभाष चंद्र बोस। उनकी वाणी में आग थी, विचारों में स्पष्टता और कार्यशैली में तेजी। वह जनता के बीच जाकर नारे नहीं लगाते थे, बल्कि योजनाएं बनाते, युवाओं को संगठित करते और उन्हें अनुशासन व सैन्य प्रशिक्षण देने पर जोर देते। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, CR दास ने उन्हें कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO बनाया। यहां उन्होंने साबित किया कि राजनीति केवल भाषणों से नहीं, बल्कि जनसेवा और ठोस कार्य से चलती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किए। लोगों के बीच वह अब युवाओं का नायक बन चुके थे। अखबारों में उनके नाम की चर्चा होती और अंग्रेज सरकार उन्हें एक खतरनाक उग्र नेता मानने लगी। 2. गांधी जी से पहली मुलाकात। 1921 में सुभाष पहली बार गांधी जी से मिले। उनके मन में गांधी जी के लिए सम्मान था, लेकिन जब उन्होंने नजदीक से गांधी जी की नीतियों को देखा तो उनके विचारों में मतभेद पैदा होने लगे। गांधी जी का मानना था कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह ही सबसे सशक्त हथियार हैं। वह कहते थे, अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। तलवार से जीता गया राज्य स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन सुभाष का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने ब्रिटेन और यूरोप की राजनीति देखी थी। उन्हें पता था कि विश्व में केवल अहिंसा से साम्राज्यवादी ताकतों को हराना मुश्किल होगा। उनका मानना था, अंग्रेज हमें केवल नैतिक उपदेशों से देश नहीं देंगे, हमें अपनी शक्ति दिखानी होगी। यही अंतर उनके और गांधी जी के बीच एक गहरी खाई बनाता गया। 3. कांग्रेस के भीतर संघर्ष। 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। उस समय एक बड़ा सवाल था, भारत की मांग क्या हो? डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटेन के भीतर रहकर स्वशासन या पूर्ण स्वतंत्रता? गांधी जी और उनके समर्थक चाहते थे कि भारत धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़े और पहले डोमिनियन स्टेटस मांगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता स्पष्ट थे, भारत को केवल पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अधिवेशन में जब यह मुद्दा उठा तो सुभाष ने मंच से जोरदार भाषण दिया। हम गुलामी को आधा छोड़कर आधा स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी मांग केवल एक है,
पूर्ण स्वतंत्रता और यह अभी चाहिए। उनके भाषण ने युवाओं में आग भर दी। पूरा मैदान वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। 4. जेल और बीमारी। उनकी उग्र गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा। 1930 के दशक में वे लंबे समय तक जेल में रहे। जेल में उनकी सेहत बिगड़ गई। उन्हें फेफड़ों की बीमारी टीबी हो गई। अंग्रेज सरकार को डर था कि अगर सुभाष जेल में ही मर गए तो देश भर में विद्रोह फैल जाएगा। इसलिए उन्हें जेल से बाहर भेज दिया गया और इलाज के लिए यूरोप जाने की अनुमति दी गई। यूरोप में रहते हुए भी उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को नहीं छोड़ा। बर्लिन, वियना और रोम में उन्होंने भारतीय छात्रों और प्रवासियों से मुलाकात की और उन्हें आंदोलन से जोड़ा। 5. कांग्रेस अध्यक्ष पद। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा, गुजरात में हुआ। यहां सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने एक साहसी भाषण दिया। अब समय आ गया है कि हम केवल नारे नहीं लगाएं, बल्कि ठोस कार्य करें। हमें औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और सैन्य शक्ति पर ध्यान देना होगा। बिना शक्ति के आजादी एक सपना ही रहेगी। उनके विचारों से युवाओं और प्रगतिशील नेताओं में उत्साह आया, लेकिन गांधी जी और पुराने नेताओं में असहजता फैल गई। 6. गांधी जी से टकराव और इस्तीफा। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। यहां फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया उम्मीदवार थे, लेकिन सुभाष ने जबरदस्त बहुमत से जीत हासिल की। गांधी जी ने इस हार को व्यक्तिगत कहा और कहा, सीतारमैया की हार मेरी हार है। यह बयान कांग्रेस को 2 धड़ों में बांट गया। एक तरफ गांधी जी के समर्थक, दूसरी तरफ सुभाष के समर्थक। सुभाष चाहते थे कि भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया जाए। वह द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी और उनके सहयोगी तैयार नहीं थे। आखिरकार भारी मतभेद के कारण सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा केवल एक पद छोड़ना नहीं था, यह उनके जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाला मोड़ था। अब सुभाष चंद्र बोस का मार्ग अलग हो चुका था। वह अब गांधी जी की कांग्रेस से हटकर अपना स्वतंत्र रास्ता चुनेंगे। यही रास्ता उन्हें आगे जाकर आजाद हिंद फौज और नेताजी के रूप में अमर बनाएगा। इस बिंदु पर उनकी कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस की यात्रा और भी रोमांचक होती है। गुप्त तरीके से भारत छोड़ना, जर्मनी और जापान का सहयोग लेना और अंततः आजाद हिंद फौज का गठन करना। भाग 5, गुप्त पलायन और आजाद हिंद फौज का बिगुल। मैं भारत छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय भारत के साथ है। जब लौटूंगा तो हथियारों के साथ लौटूंगा, आजादी दिलाने। एक नजरबंदी में कैद 1939 के बाद जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अंग्रेज सरकार उन्हें और भी खतरनाक समझने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और सुभाष चंद्र बोस खुलेआम कह रहे थे कि अंग्रेजों का युद्ध भारत का युद्ध नहीं है। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और जनता उन्हें एक सच्चा नेता मानने लगी थी। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें गृह नजरबंद कर दिया। उनके चारों ओर पुलिस और खुफिया विभाग की चौकसी रहती, लेकिन सुभाष का दिमाग एक पल भी शांत नहीं बैठा। वह जानते थे कि अगर भारत में रहेंगे तो केवल जेल की सलाखों में जकड़े रहेंगे। उन्हें बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाना था। 2. गुप्त योजना, द ग्रेट एस्केप। जनवरी 1941 की ठंडी रात कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित उनके घर पर अंग्रेज पहरेदारों का जाल बिछा हुआ था, लेकिन सुभाष ने पहले ही एक गुप्त योजना बना ली थी। उनकी वफादार भतीजी एलिन बोस और कुछ करीबी सहयोगियों ने मिलकर यह योजना तैयार की। 16 जनवरी 1941 की रात को उन्होंने एक मुस्लिम बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बनाया। चेहरे पर नकली दाढ़ी, सिर पर टोपी और शरीर पर लंबा कोट। रात के अंधेरे में वह पिछवाड़े से बाहर निकले। उनके भाई शरद चंद्र बोस ने उन्हें अंतिम बार देखा और भावुक होकर कहा, भाई, यह रास्ता कठिन है, खुद को संभालना। सुभाष ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो याद रखना कि मैंने भारत की आजादी के लिए ही प्राण दिए। इस प्रकार शुरू हुई उनकी ऐतिहासिक यात्रा, जिसे इतिहास में द ग्रेट एस्केप कहा जाता है।
3. भारत से अफगानिस्तान और रूस वह कार से होते हुए गया। नागपुर, झांसी और दिल्ली पहुंचे। हर जगह अंग्रेजों की निगाह से बचते हुए गुप्त रास्तों से होते हुए वह पेशावर पहुंचे। वहां से कबूल नामक साथी की मदद से उन्होंने अफगानिस्तान का रास्ता पकड़ा। काबुल में रहते हुए उन्होंने अपना नाम बदलकर जियाउद्दीन रखा और पासपोर्ट बनवाया। कुछ दिनों तक वहां भूमिगत रहकर फिर रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचने का इंतजाम किया। सोवियत रूस में उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां से सहयोग मिलेगा, लेकिन उस समय रूस और ब्रिटेन सहयोगी थे, इसलिए उन्होंने सीधे जर्मनी जाने का निश्चय किया। 4. जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर 1941 में वो बर्लिन पहुंचे। वहां नाजी जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। सुभाष जानते थे कि हिटलर का साम्राज्यवाद अलग था, लेकिन उन्होंने कहा, आपका युद्ध ब्रिटेन से है और हमारा भी दुश्मन वही है, हमें सहयोग करना चाहिए। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। वहां भारतीय युद्ध बंदियों को संगठित कर फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई। सैनिकों ने वर्दी पहनी जिस पर लिखा था जय हिंद। उनके भाषणों से भारतीय कैदी सैनिकों में नया जोश आया। उन्होंने कहा, तुमने ब्रिटिश झंडे के नीचे लड़ाई लड़ी है, अब अपने तिरंगे के लिए लड़ो। 5. जापान की ओर रुख। 1943 में उन्होंने जर्मनी से जापान का रास्ता पकड़ा। समुद्र मार्ग से होते हुए वह सिंगापुर पहुंचे। यहां उनका स्वागत हजारों भारतीयों ने किया। यहीं उन्होंने ऐलान किया, आज से मैं तुम्हारा नेता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह ऐलान सुनकर पूरा मैदान जय हिंद और नेताजी के नारों से गूंज उठा। यहीं से सुभाष को वह ऐतिहासिक उपनाम मिला, नेताजी। 6. आजाद हिंद फौज का गठन। सिंगापुर में उन्होंने रास बिहारी बोस से मुलाकात की, जिन्होंने पहले ही इंडियन नेशनल आर्मी INA की नींव रखी थी। सुभाष ने इसकी कमान संभाली और इसे एक संगठित सेना में बदल दिया। आजाद हिंद फौज में हजारों भारतीय सैनिक शामिल हुए, अधिकतर वे जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर युद्ध के कैदी बन गए थे। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इसमें शामिल हुईं। रानी झांसी रेजिमेंट का गठन हुआ, जिसकी कमान कप्तान लक्ष्मी सहगल ने संभाली। फौज के सैनिक हर रोज जय हिंद का नारा लगाते और स्वतंत्र भारत का सपना देखते। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार भी बनाई, जो एक अस्थायी स्वतंत्र भारतीय सरकार थी। इसका ध्वज, मंत्रिमंडल और मुद्रा तक घोषित की गई। 7. भारत की ओर बढ़ते कदम। 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा, म्यांमार से होते हुए भारत की सीमा की ओर कूच किया। इन्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। नेताजी ने सैनिकों से कहा, दिल्ली चलो, हमारा लक्ष्य लाल किला है। हालांकि कठिन परिस्थितियों, संसाधनों की कमी और जापान की हार के कारण यह अभियान अंत तक सफल नहीं हो सका, लेकिन इस युद्ध ने भारतीयों के मन में यह विश्वास जगा दिया कि अंग्रेज अजेय नहीं है। इस बिंदु पर सुभाष चंद्र बोस का जीवन अपने चरम पर पहुंच चुका था। उन्होंने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। एक स्वतंत्र भारतीय सेना बनाई, विदेशों में भारत की आजादी का बिगुल बजाया और अंग्रेजों की नींव हिला दी। लेकिन अब उनकी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा आता है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, जापान की हार और 1945 में सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमय विमान दुर्घटना। भाग 6, आखिरी उड़ान और रहस्य की परछाइयां। मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा भारत की आजादी की राह देखती रहेगी। 1. युद्ध का बदलता समीकरण। 1944 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध का रुख बदलने लगा। जापान और जर्मनी, जिनसे सुभाष ने सहयोग लिया था, अब लगातार हार रहे थे। जापानी सेना पीछे हट रही थी और आजाद हिंद फौज INA संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। इन्फाल और कोहिमा की निर्णायक लड़ाइयों में INA ने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन भोजन, हथियार और चिकित्सा की कमी ने उन्हें कमजोर कर दिया। जापान की हार ने नेताजी के सपनों को गहरी चोट पहुंचाई। फिर भी सुभाष हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, सफलता और असफलता की परवाह मत करो, इतिहास हमें हमारे साहस से याद करेगा। 2. जापान से प्रस्थान। अगस्त 1945। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह खबर सुभाष के लिए एक भूकंप जैसी थी।
उनके सबसे बड़े सहयोगी ने हथियार डाल दिए थे। अब सवाल था, आगे क्या किया जाए? उन्होंने सोचा कि अगर रूस की ओर रुख किया जाए तो शायद सोवियत संघ उनसे सहयोग कर सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने जापान छोड़ने की तैयारी की। 3. ताइवान की रहस्यमयी उड़ान। 18 अगस्त 1945 की सुबह सुभाष चंद्र बोस ताइवान, तब जापान के नियंत्रण में, से एक विमान में सवार हुए। विमान में उनके साथ कुछ जापानी अधिकारी भी थे। गंतव्य था मंचूरिया, चीन का वह हिस्सा जो रूस के करीब था। लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आई कि ताइवान के ताइपेई एयरपोर्ट के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापानी अधिकारियों ने घोषणा की कि विमान के ध्वंस में सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर पूरे एशिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। 4. भारत में सदमा। भारत में यह समाचार सुनते ही चारों ओर शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। कलकत्ता, दिल्ली और लाहौर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। यह सच नहीं हो सकता, नेताजी मर नहीं सकते। लोगों का विश्वास था कि यह खबर अंग्रेजों या उनके दुश्मनों की चाल है। नेताजी जिंदा हैं और किसी गुप्त स्थान से फिर लौटेंगे। 5. रहस्य और विरोधाभास। नेताजी की मृत्यु को लेकर कभी स्पष्ट सबूत सामने नहीं आए। कहा गया कि उनकी अस्थियां जापान के टोक्यो स्थित रेंकोजी मंदिर में रखी गईं, लेकिन कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें दुर्घटना के बाद जीवित देखा था। कुछ मानते हैं कि वो रूस पहुंचे और वहां कैद कर लिए गए। भारत में कई दशकों तक यह अफवाह रही कि वो साधु बनकर गुप्त जीवन जी रहे हैं। सच्चाई आज तक रहस्य में डूबी हुई है। 6. आजाद हिंद फौज का प्रभाव। नेताजी की मृत्यु के बाद आईएनए बिखर गई, लेकिन उसका प्रभाव भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर अमिट रहा। ब्रिटिश सरकार ने आईएनए के अधिकारियों पर लाल किला मुकदमा चलाया। मुकदमे में जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने उनका बचाव किया। मुकदमे और आईएनए सैनिकों के त्याग ने भारतीय जनता को एकजुट कर दिया। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों में भी असंतोष फैल गया। 1946 में बंबई नौसेना विद्रोह इसी असंतोष का परिणाम था। यह विद्रोह अंग्रेजों के लिए अंतिम चेतावनी साबित हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी और आईएनए की गूंज ने ही ब्रिटिश सरकार को एहसास दिलाया कि अब भारत पर राज करना संभव नहीं। 7. अमर विरासत। सुभाष चंद्र बोस का जीवन अचानक समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत कभी समाप्त नहीं हुई। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के दिल में जोश जगाता है। उनका अभिवादन जय हिंद आज भारतीय सेना का आधिकारिक नारा है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो औद्योगिक, सैन्य और वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। नेताजी का व्यक्तित्व साहस, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यहां उनकी जीवनी का कथात्मक अध्याय समाप्त होता है, लेकिन उनका रहस्य और प्रेरणा आज भी जीवित है। भाग 7, विरासत, विचारधारा और अमर प्रेरणा। नेता मरते नहीं, उनके विचार पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करते रहते हैं। 1. विचारधारा की जड़ें। सुभाष चंद्र बोस की सोच किसी एक धारा तक सीमित नहीं थी। वह गांधी जी की अहिंसा का सम्मान करते थे, लेकिन मानते थे कि केवल अहिंसा से आजादी संभव नहीं। उनका विश्वास था कि आजादी के लिए कभी कभी बलिदान और संघर्ष की आग जरूरी होती है। उनका कहना था, स्वतंत्रता भीख मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलती है। उनकी विचारधारा 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित थी। पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्णा स्वराज। अंग्रेजों के आधे अधूरे वादों से उन्हें कभी संतोष नहीं था। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर संपूर्ण आजादी। सशक्त राष्ट्रवाद। उन्होंने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां सेना, उद्योग, विज्ञान और शिक्षा सभी में आत्मनिर्भरता हो। सामाजिक न्याय और समानता। उनके लिए स्वतंत्र भारत केवल अंग्रेजों से आजाद नहीं बल्कि जाति भेद, गरीबी और असमानता से भी मुक्त होना चाहिए था। 2. आजाद हिंद फौज की विरासत। आजाद हिंद फौज आईएनए एक सैन्य संगठन से बढ़कर एक आंदोलन की आत्मा थी। इसमें हर धर्म, जाति और भाषा के लोग शामिल हुए। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी रानी झांसी रेजिमेंट में हथियार उठाकर लड़ीं। यह पहला मौका था जब भारतीयों ने विदेशी भूमि पर जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाए। आईएनए की यह भावना आज भी भारतीय सेना में जीवित है।
3. जन नेता का व्यक्तित्व। सुभाष चंद्र बोस केवल एक सैनिक या क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक दूरदर्शी प्रशासक और योजनाकार भी थे। उन्होंने अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। उन्होंने एक ऐसे भारत का खाका तैयार किया था जो शिक्षा, विज्ञान और उद्योग में आत्मनिर्भर हो। उन्होंने महिलाओं को समान अवसर देने की दिशा में ठोस कदम उठाए। उनका मानना था कि अगर भारत को वास्तव में महान बनना है तो उसे अपने युवाओं और महिलाओं की शक्ति को जगाना होगा। 4. भारतीय स्वतंत्रता पर प्रभाव। हालांकि अंग्रेजों ने INA को हरा दिया, लेकिन इस फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य के मनोबल को हिला दिया। INA के सैनिकों के मुकदमों ने जनता को एकजुट किया। नौसेना और वायुसेना में विद्रोह की भावना फैली। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि भारतीय सेना अब उनके आदेशों का अंधा अनुकरण नहीं करेगी। इतिहासकारों का मानना है कि नेताजी का योगदान ही वह अंतिम दबाव था जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। 5. नेताजी का आज का भारत। आज जब हम जय हिंद का नारा लगाते हैं तो यह केवल शब्द नहीं बल्कि नेताजी की अमर गूंज है। उनका सपना था एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत। उनका विश्वास था कि युवा ही राष्ट्र की शक्ति है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया वह आज भी भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और आत्मनिर्भरता की सोच में झलकता है। 6. रहस्य की परछाइयां और श्रद्धा। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ मानते हैं कि वह 1945 में ही चले गए, कुछ कहते हैं वह गुप्त जीवन जीते रहे। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, भारत की जनता के दिल में वह आज भी जीवित हैं। हर पीढ़ी में यह सवाल गूंजता है, अगर नेताजी जिंदा रहते तो आज का भारत कैसा होता। 7वीं अमर प्रेरणा। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें यह सिखाता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। राष्ट्र के लिए काम करने वाला सच्चा नेता अपनी आराम और सुरक्षा की परवाह नहीं करता। असंभव को संभव करने के लिए केवल विचार नहीं बल्कि कर्म और त्याग भी जरूरी है। उनकी वाणी, उनका जोश और उनका सपना हर भारतीय को यह संदेश देता है, भारत का भविष्य केवल तब उज्जवल होगा जब उसके नागरिक खुद पर विश्वास करेंगे। समापन। सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक अधूरी कविता है जिसकी पंक्तियां रहस्य में लिपटी हैं, लेकिन जिसका संदेश अमर है। वह शायद दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हर उस दिल में है जो जय हिंद कहता है। नेताजी की विरासत केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर भारतीय के खून में बहती है। और जब भी भारत का कोई युवा अपने देश के लिए कुछ बड़ा सोचता है, वहां कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस की आत्मा उसे प्रेरित कर रही होती है। विशेष अध्याय। नेताजी, व्यक्तित्व की अनकही परतें। कभी कभी इतिहास एक व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है और वह व्यक्ति लाखों दिलों की धड़कन बन जाता है। 1. परिवार और रिश्ते। सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल राजनीति और युद्ध का ही नहीं था, वह एक संवेदनशील इंसान भी थे। उनका परिवार बड़ा और संस्कारी था। पिता जानकीनाथ बोस का सपना था कि बेटा ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी बने और सुरक्षित जीवन जिए। मां प्रभावती देवी उनके जीवन की भावनात्मक आधार थी। बचपन में उनकी गोद में सुनी कहानियां और संस्कार ही उनके भीतर देशभक्ति का बीज बोते रहे। कम लोग जानते हैं कि नेताजी का एक निजी जीवन भी था। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने एमिली शेंकल नाम की महिला से विवाह किया और उनकी एक बेटी भी हुई, अनीता बोस। यह रिश्ता उनकी मानवीय संवेदनाओं और कोमल हृदय का प्रतीक है। 2. अनुशासन और साधना। सुभाष का व्यक्तित्व कठोर अनुशासन से गढ़ा हुआ था। वह प्रतिदिन योग और व्यायाम करते थे। उनके भोजन की आदतें सादगीपूर्ण थीं, नींद बहुत कम लेते और काम में पूरी तल्लीनता से जुटे रहते। सैनिकों की तरह उन्होंने खुद को तन और मन से तपाया था। शायद यही कारण था कि आजाद हिंद फौज के सैनिक उन्हें सिर्फ कमांडर नहीं बल्कि पिता समान नेता मानते थे। 3. नेतृत्व शैली। नेताजी की नेतृत्व शैली अनोखी थी। वह अपने सैनिकों से कहते थे, मैं तुमसे त्याग की अपेक्षा करता हूं, लेकिन पहले मैं स्वयं त्याग करूंगा। INA के कैंप में वह सैनिकों के साथ खाना खाते, उनकी कठिनाइयां सुनते और उनके लिए खुद फैसले लेते। उनकी जोशीली आवाज और निडर आंखें सैनिकों में असीम आत्मविश्वास भर देती। उनकी नेतृत्व शैली आदर्शवादी और व्यावहारिक दोनों थी। 4. गांधी जी से मतभेद
सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का रिश्ता भारतीय राजनीति की सबसे रोचक कहानियों में से एक है। सुभाष गांधी जी का गहरा सम्मान करते थे, लेकिन उनकी अहिंसा केंद्रित नीति से सहमत नहीं थे। वह मानते थे कि अंग्रेजों जैसी ताकतवर शक्ति को केवल अहिंसा से हराना संभव नहीं। 1939 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हुए तो सुभाष ने जीत दर्ज की, लेकिन गांधी जी और उनके समर्थकों के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर भी उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। यह घटना दिखाती है कि मतभेद के बावजूद आदर और राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि था। 5. अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। सुभाष का दृष्टिकोण केवल भारत तक सीमित नहीं था, वह दुनिया को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते थे। उन्होंने जर्मनी, इटली और जापान की राजनीतिक रणनीतियों को गहराई से समझा। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष वैश्विक संघर्ष का हिस्सा है। वह भारत को एशिया का नेतृत्वकारी राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनकी सोच वैश्विक थी, लेकिन जड़ें पूरी तरह भारत में थीं। 6. व्यक्तित्व का करिश्मा। नेताजी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उनसे मिलता प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह भविष्य देख रहे हों। उनका भाषण लोगों को सपनों और हकीकत दोनों की यात्रा कराता। उनका साहस लोगों में यह विश्वास जगाता कि गुलामी की जंजीरें टूट सकती हैं। INA की महिला सैनिक साथ। उनके बाद भारत का रास्ता। अगर सुभाष जीवित रहते तो शायद भारत का इतिहास और भी अलग होता। वह औद्योगिकरण और वैज्ञानिक विकास को प्राथमिकता देते, सेना और रक्षा को मजबूत कर भारत को विश्व शक्ति बनाना चाहते, सामाजिक समानता और महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल देते। आज भी कई इतिहासकार कहते हैं कि सुभाष का विजन शायद भारत को तेजी से आत्मनिर्भर और सशक्त बना देता। समापन की गहराई। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें यह सिखाता है कि सपने देखने वाले लोग साधारण होते हैं, लेकिन सपनों को सच करने वाले लोग इतिहास बन जाते हैं। उनकी कहानी केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की राह दिखाने वाली प्रकाश रेखा है। जब भी भारत आत्मनिर्भरता, साहस और एकता की बात करता है, वहां नेताजी की आत्मा गूंजती है। दोस्तों, यह थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन यात्रा। उनका साहस, उनका बलिदान और उनका यह विश्वास कि आजादी भीख में नहीं, लड़कर ली जाती है, आज भी हमें सच्चे देशभक्ति का अर्थ सिखाता है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको नई ऊर्जा व प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। याद रखिए, हर महान व्यक्तित्व की कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और साहस से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।